अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा कुछ। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। क्लास ले रहा हूँ, जरा 1 मिनट रुकिएगा। ओके सर। ओके, आवाज सभी को आ रही प्रॉपर? जी सर। सर। ओके, थैंक यू। जैसा कि सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में एक आदर्श कैंपन योजना को कैसे बनाया जाए, बनाने के बाद में उसे कैसे संपादित किया जाए, साथ ही साथ उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से मुझे एक प्लानिंग करनी चाहिए एक अच्छे आदर्श कैंपन के लिए। तो उसमें आप सभी ने यहाँ पर ये जज किया था कि उसके लिए सबसे पहले एनालाइजिंग द मार्केट्स, यानी कि हमें मार्केट्स में जाना पड़ता है या जाना चाहिए, उसके लोकेशन के बारे में पता करना चाहिए, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, तो वो अपना प्रभावी तरीके से अपना प्रभाव यूज करने वाले कस्टमर्स के ऊपर बना सके। इसके बाद में सेकेंड स्टेप जो था हमारा, वो था ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि विज्ञापन जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। उस पर मैंने एक आपको उदाहरण भी दिया था, यानी कि एग्जाम्पल रसेल एच कोले का, जिसमें उन्होंने बताया था आपको, या जो उनका एक सिद्धांत था टैग मर, जिसपे उन्होंने आपको बताया था कि एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स, यानी कि विज्ञापन परिणामों को मापने के लिए विज्ञापन लक्ष्य का निर्धारण करना, जिसमें उन्होंने आपको कुछ उद्देश्य यहाँ पे बताए थे। जिसमें पहला उद्देश्य आपका था योजना का जो हमारा प्रारंभ है, जो हमारी योजना यानी हमारी जो प्लानिंग है, उसका जो शुरुआत है वो व्यवसाय के उद्देश्यों से होना चाहिए। यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है हमारा उसका व्यापार करना, व्यापार में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ जैसे हमने कहा कि हिस्से को बढ़ाना, व्यवसाय को बढ़ाना, तो हमारा यही एक टारगेट होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट जिस भी क्षेत्र में हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले चीज है कि मुझे ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी सेलिंग ज्यादा से ज्यादा हो, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिससे हम मार्केट में अपने हिस्सेदारी को बढ़ा सकें, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को अधिक जनता तक उसको हम पहुंचा सकें। विज्ञापन उत्पादों में ब्रांड की प्राथमिकता को बताना, उत्पाद की गुणवत्ता को स्थापित करना, यानी कि अदर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारा प्रोडक्ट्स उनसे क्यों बेहतर है, तो उसकी क्वालिटी को बराबर मेंटेन रहते रहना। ऐसा नहीं है
कि आप ये सोचें कि हमारी नई कंपनी ठीक है, हम बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे, और इसी सोच के साथ हम बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं दिमाग में मुझे लाना है कि हम अच्छा कर रहे हैं, कभी दिमाग में ये नहीं लाना है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हमें यह सोचना है कि हमें उसे अच्छा कैसे बनाना है। हमें हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक सरवाइव कर पा रहे हैं। तभी पता चलेगा। यदि हम ये सोच लेंगे नहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो हम बैठ जाएंगे, हम बैठ जाएंगे तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो एक फिर स्थिति ये आएगी कि हमारा प्रोडक्ट का जो फीडबैक है वो मार्केट्स में कमजोर होने लगेगा। तो उस पर बराबर आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। उसकी क्वालिटी की ये नहीं है कि आपने एक नई कंपनी खोली, आपने उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी की, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट रन कर रहा है, अच्छी स्थिति में जा रहा है, फिर ऐसा ना हो कि उसकी क्वालिटी को आप डाउन करते हैं। परसेंटेज वही लिखा है, आप इंटरनल रूप से उसको शो ना करें, या आप इंटरनल रूप से आपने जो उस पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि फला कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन है, फला चीज ये इतना परसेंटेज मिला है, इतना परसेंटेज ये मिला है, इतना परसेंटेज इसमें ये मिला है, तो कहीं ये ना हो कि लिखा है कुछ और है और प्रोडक्ट में आपका जांच के बाद और कुछ निकल रहा है। जांच भी तो होती है प्रोडक्ट की, देखते नहीं है, सैंपल लिए जाते हैं, तो सैंपल में खाने पीने की चीजें हों या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट, तो उसकी जब जांच होती है तो उसमें जो मानक वो देते हैं कि इतना ये है इतना ये, तो देखिए वो रेशियो पर अपने खड़े नहीं उतरते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने के साथ साथ उसमें किसी प्रकार का कोई भी रेशियो आपको कम भी नहीं करना है। जो आपने लिखित में पैकेट के ऊपर दिया ठीक वही रेशियो या जांच के बाद पाया जाता है। मान लीजिए एक हम कस्टमर है, आप कंपनी है, आपका वो प्रोडक्ट है, हमने इस्तेमाल किया, तो आप जो दावा एक प्रोडक्ट के माध्यम से आप मुझे दे रहे हैं या आप हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए इसमें ये है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको खरे उतरना है। यदि नहीं उतरेंगे तो आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा अगला स्टेप है इसी क्रम में एक कैंपेन अदर्स कैंपेन प्रोसेस में, वो है बजट, यानी कि लागत। एक बजट को हमें कैसे तैयार करना है कि हम उस प्रोडक्ट के लिए कितना बजट यहाँ पर तैयार करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा बजट, यानी कि एडवर्टाइजिंग बजट लिखिएगा। इसके अंतर्गत पहले लिख लीजिएगा, फिर उसको मैं समझा दूंगा। लिखिएगा, लिखिएगा एक बजट, एक बजट एक नियोजन होता है। एक बजट एक नियोजन होता है जो कि जो कि प्रत्येक विभागों में जो कि प्रत्येक विभागों में इस राशि के इस राशि के विभाजन हेतु विभाजन हेतु उपयोग उपयोग किया जाता है। जस्ट वेट।
ओके, फुल स्टॉप उपयोग किया जाता है। विज्ञापन बजट के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब यहाँ पे है जो उसके अंडर आने वाली चीजें हैं, वो कोई भी चीजें हो सकती हैं। अभी मैं इसको लिखाऊंगा। तो अंतर्गत, कुल राशि में, कुल यानी कि जो टोटल अमाउंट है हमारा, हमारे बजट का, उसका कुल राशि में विभिन्न प्रोडक्टों यानी कि विभिन्न उत्पादों। सर अंतर्गत के बाद बता दीजिए। ओके, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ लाइन को। विज्ञापन बजट के अंतर्गत, विज्ञापन बजट के अंतर्गत कुल राशि में विभिन्न उत्पादों, कामा विभिन्न बाजारों, कामा विभिन्न माध्यमों, विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न समय। सर हाँ, सर विभिन्न उत्पादों के बाद बोल दीजिए फिर से। ओके, विभिन्न उत्पादों, कामा विभिन्न बाजारों, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन एडवर्टाइजिंग। ओके सर। ओके, विभिन्न बाजारों, कामा विभिन्न माध्यमों, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स इन एडवर्टाइजिंग फॉर प्रोडक्ट सेलिंग। तथा विभिन्न समय अवधि के, तथा विभिन्न समय अवधि के विभिन्न समय अवधि के व्यय यानी कि खर्च शामिल किए जाते हैं। सर क्या? कहाँ से छूटा है नितिन? सर अवधि के बाद। ओके, अवधि यानी कि अवधि मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड, यानी कि विभिन्न समय अवधि, तो मतलब कि डिफरेंस टाइम्स ऑफ पीरियड, यानी कि वो प्रोडक्ट्स या जो भी है वो कितने समय की अवधि के व्यय यानी कि खर्च शामिल किए जाते हैं। मतलब कोई चीज हम खरीदते हैं तो उसमें अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं, उसका व्यय करते हैं। ठीक है, शामिल किए जाते हैं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। बजट के निर्धारण में, बजट के निर्धारण में, बजट के निर्धारण में प्रत्येक लक्ष्य की लागत के, प्रत्येक लक्ष्य की, सर एक बार और बोल दीजिए। ओके, बजट के निर्धारण में प्रत्येक लक्ष्य की, प्रत्येक लक्ष्य की लागत के, लागत के
पूर्व अनुमान जो हम अनुमानित लागत रखते हैं कि इतना खर्च हो सकता है, उसके अनुसार पूर्वानुमान को शामिल किया जाता है। लिख लिया सभी ने? समझ लीजिएगा इसे। देखिए, मान लीजिए आपने कोई लागत तैयार की कि हमारा प्रोडक्ट मैगजीन में छपेगा, कि प्रेस ऐड के माध्यम से प्रसारित होगा, कि टेलीविजन के माध्यम से होगा, कि रेडियो के माध्यम से होगा। विभिन्न वेरियस टाइप्स ऑफ मीडियम्स इन कैंपेन प्रोडक्ट डिजाइनिंग। हम पहले ये देखेंगे कंपनी नई है कि पुरानी है, कि हम कहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, कहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। हमने नई कंपनी खोली है तो जाहिर सी बात है हम उसको ज़्यादा दूरदर्शिता तक ना सोचते हुए पहले लोकल, रीजनल यानी क्षेत्रीय और लोकल मार्केट्स में पहले हमारा ध्येय होगा, हमारा ये होगा कि हम पहले वहाँ पकड़ बनाएं, क्योंकि एकदम से कोई भी प्रोडक्ट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द प्रोडक्ट उस जगह पहुंच जाए, सरवाइव करे वहां पर। तो उसके लिए जो भी हम एक लागत तय करते हैं, मान लीजिए हमने 50 लाख रखी, तो 50 लाख जो होगी हमारी लागत एक ये पूर्वानुमान होगी, यानी कि हम एक पूर्वानुमान अवलोकन करेंगे कि मान लीजिए माध्यम मैंने रेडियो ले लिया। अब रेडियो में हम अपने एडवर्टाइजमेंट को कितने दिनों तक प्रसारित करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। मान लीजिए उसकी लागत आती है 5 लाख, तो उसको मैंने 5 लाख 6 महीने के लिए अलग कर दिया। इसके बाद में अब मार्केट्स में जहां हम अब मार्केट्स में देखिए, ये जरूरी नहीं कि जगह हमारी अपनी पर्सनल ही हो। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पर्सनल जगह लेकर ही व्यापार करें। बहुत से लोग किराए पे दुकान ले लेते। देखिए आज भी देखिए भारत सरकार के कितने भी उपक्रम चल रहे हैं। देखिए LIC की बिल्डिंग है, बहुत जगह देखिए रेंट पर चल रहे हैं। आपके कितने सारे बैंक खुले हुए हैं। देखिए कोई भी बिल्डिंग सरकारी नहीं है, बहुत ही प्राइवेट है, कोई मकानों में खुले हुए, कहीं कहीं खुले। बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स है जो प्योर सरकारी उनकी है, अपनी निजी, तो वो रेंट देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट जिस लोकेशन पे हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं रेंट पे, या जो भी शॉप खरीद रहे हैं मान लीजिए, तो क्या वो मुझे आउटपुट दे पाएगा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट की लागत निकलने के बाद, आने के बाद में हमारा किराया भी चला जाए, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज यानी कि जो वर्कर्स लगे हुए हैं उनको भी हम पैसा देते हैं, और उसके बाद में हम उसका बेनिफिट्स, यानी कि इतना बेनिफिट्स हमको हमारे प्रोडक्ट से यहाँ पर होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, आप अपने एम्प्लॉयज को कम करेंगे, आप ही घाटे पे जाएंगे ना, यानी आपको ही पूरी तरीके से एक लॉस होगा। तो वो लॉस ना हो आपको, तो उसके लिए मार्केट का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मार्केट में लोकेशन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि मार्केट में हमारा लोकेशन भी किसी है। यदि यही दुकान आप किसी गली के अंदर या कोई लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट में दिक्कत आएगी। यदि यही आप किसी ऑन रोड चौराहों पर, तिराहों पर या मेन रोड पर आप शॉप को डालते हैं तो आपको वहाँ पर अधिक बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उसमें भी एक बजट निर्धारित होता है कि मान लीजिए मंथली मुझे 10,000 रुपये भी पे करना पड़ता है किसी दुकान को, तो मान लीजिए हमने उसका भी 10,000 के हिसाब से मान लीजिए 5-6 साल का मैंने निकाल दिया, अलग रख दिया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर उत्पाद, विभिन्न उत्पाद, ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी एक ही उत्पाद को बनाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो हर प्रोडक्ट्स के लिए अपने माध्यम, अपने मार्केट्स और अपने प्रोडक्ट्स में लागत को लगाते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी है, कोई आप गाड़ी बनाते हैं, तो देखिए हीरो होंडा हो या होंडा हो या बजाज हो,
देखिए कितने मॉडल्स आए हैं गाड़ी के, इन्हीं कंपनियों के। हीरो की बात करते हैं तो आपका देखिए हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर आपकी हीरो की स्प्लेंडर प्लस है। आपका देखिए एक सीजी डॉन करके आया था हीरो का, है ना। हीरो की देखिए सीबी जेट स्ट्रीम थी, एक करिश्मा भी आई थी हीरो की। तो कितने सारे देखिए प्रोडक्ट्स इनके मार्केट्स में हैं। तो देखिए वो ये देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है। तो छोटी गाड़ियों में स्प्लेंडर प्लस है, सुपर स्प्लेंडर देखिए ज्यादा बिकती है। और यदि यही आप 150 सीसी 200 सीसी में जाते हैं तो वो गाड़ियों के खरीदार लेने वाले 100 में 20% है। 80% या 70% जो व्यक्ति हैं वो कोशिश करते हैं कि हम छोटी गाड़ी लें, क्योंकि कॉस्ट और चलाने में भी इजी अप है, हल्की होती है, प्लस एवरेज भी उसका अच्छा होता है और प्राइस में भी सस्ती होती है और उनका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है। तो खरीदने वाला ये भी सोचता है कि मेंटेनेंस सस्ता है, अधिक एवरेज भी है, छोटी गाड़ी है तो हर कोई इसको चला लेगा आसानी से, है ना। तो ये लाइफ यानी कि जब ये तो आप 15 साल बाद या 10 साल बाद उसको बेचना भी चाहेंगे तो आपको उसका एडवांटेज भी अच्छा मिलेगा, यानी कि वो गाड़ियां अच्छे रेट पर आपको बिक जाती हैं। बट महंगी गाड़ियों के जो खरीदार हैं वो कम है पहले से ही, उनका मेंटेनेंस महंगा है, एवरेज कम हो जाता, उनका एवरेज कम होता है। और जैसे जैसे गाड़ियां पुरानी भी होने लगती हैं तो उसमें भी एवरेज आपका कम होने लगता है। यदि आप उसे 10 साल बाद बेचेंगे तो हम दोनों गाड़ियों में कंपेरिजन करें तो एक आप भारी गाड़ी है 200 सीसी की, कोई भी कंपनी का आप लेते हैं उसको बेचते हैं तो मुश्किल से आप 10 साल बाद बेचेंगे तो मुश्किल से वो 10-15 हज़ार की बिकेगी। और इसी रेंज में यदि आपको एक छोटी गाड़ी को बेचते हैं तो वो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये उससे आपको महंगी बिकेगी, क्योंकि उसके खरीदने वाले ग्राहक वहां पर ज्यादा है। क्योंकि बहुत से लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लेते हैं, बहुत लोग से शौकीन होते हैं जो 5-6 साल बाद गाड़ी चलाकर उनको बेच देते हैं, फिर दूसरी खरीद लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन गाड़ियों को खरीदते हैं 10-10 साल तक चलाते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, एक अलग चीज हो गई है। जनरली मैंने यहाँ पे आपको एक कंपेरिजन के तौर पर ये बताया कि ऐसे आप प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी कंपनी हो, वो भी तो कैंपेन बनाते हैं, तो उसमें ये ध्यान करते हैं कि चलिए बड़ी गाड़ियों के लिए हमने इतनी गाड़ियां हमारे लिए बना दीजिए। मान लीजिए 15 गाड़ियों की वहां पे डिलीवरी उन्होंने ले ली, 15 गाड़ियों की, भारी गाड़ियों की। उसी के अकॉर्डिंग जो हल्की गाड़ियां हैं जो 100 सीसी हैं, 120 सीसी हैं, 115 सीसी हैं, 135 सीसी हैं में भी, तो उनको उन्होंने ज्यादा मंगाया, यानी कि उस पर उन्होंने पैसा ज्यादा लगाया। कंपनी एक ही है, प्रोडक्ट्स अलग अलग है। एक स्प्लेंडर प्लस है, एक आपकी करिश्मा है या सीबी सिस्टम यानी भारी गाड़ी है, तो उस पर उन्होंने कम इन्वेस्ट किया और इस पे उन्होंने ज्यादा स्पेंड, यानी कि उनको भारी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों में बेनिफिट्स ज्यादा है। लेकिन चूंकि उनके गाड़ियों के मॉडल्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको अचानक से बंद कर देंगे। तो उनको भी कोशिश करते हैं कि वो भी अधिक से अधिक सेल हो, तो उनमें भी कुछ नया करते रहते हैं। देखिए अभी वर्तमान में जैसे सीबीजी गाड़ी बंद हो गई तो वो प्रोडक्ट्स बनना बंद हो गया, अब उसकी जगह पर कुछ दूसरा मॉडिफाई रूप करके दिया हुआ है। देखिए मॉडल भी चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंजन में टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं, एवरेज को बेहतर करने की टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। पहले देखिए सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां नहीं थी, सेल्फ स्टार्ट गाड़ियां आई। पहले एलॉय व्हील्स नहीं होते थे, एलॉय व्हील्स आए। पहले जो आपके इंजन होते थे उनकी टेक्नोलॉजी में फर्क आया है, फोर स्ट्रोक इंजन आने लगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आने लगी, लाइटों में परिवर्तन होने लगा, उनके स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, उनको थोड़ा सा स्टाइलिश रूप देने लगे जनरेशन के हिसाब से। तो ये हाँ, ये मार्केट्स में ये भी देखा जाता है कि हमारे कस्टमर की क्या पसंद है, क्या राय है, वो किस तरीके का प्रोडक्ट पसंद करना चाहते हैं, आज के युग में क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, अपनी जरूरत से संबंधित जो भी सारी चीजें हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं हमारे बीच में। तो उनके एम्प्लॉयज जाते हैं, वो सारे भी देखते हैं। आप घर घर जाके बहुत से कंपनी के लोग जब आते हैं तो वो पता करते हैं कि आप साबुन कौन सा यूज करते हैं, आप शैम्पू कौन सा यूज करते हैं, ये है ये, इस तरीके से वो नोट कर ले जाते हैं। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, आप फ्री में आप उनको डेमो भी देते हैं। और हो सकता है वो छोटे छोटे पाउच के माध्यम से, जैसे बहुत सारी चीजें होती है तो वो फ्री में आपको दे भी जाते हैं कि आप इस्तेमाल करें और इसका फीडबैक बताएं। बाद में फिर वो लोग आते हैं तो फीडबैक लेते हैं। तो ये एक चरण है। तो इस तरीके से जो हमारी लागत है, जो हमारा बजट है, ऐसे ये डिवाइड हो जाता है सभी में कि हम किस प्रोडक्ट में कितना खर्च करें। वो मार्केट्स में लोकेशन में कहाँ पे रन कर रहा है उसके हिसाब से खर्च करते हैं।
और हमें किस माध्यम द्वारा उसको प्रसारित करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो उसको भी वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट को वो एक ही माध्यम में दिखा देते हैं, विभिन्न विभिन्न माध्यमों में वो उसको देते हैं। प्रेस ऐड के माध्यम से भी दे देते हैं, प्रेस ऐड के साथ साथ वो टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, है ना, मैगजीन्स में भी छपवाते हैं। तो वो हर तरीके से अपने अपने ढंग से उसको यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारा जो भी बजट है एक पूर्व अनुमानित होता है कि मान लीजिए मैंने विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए, मार्केट्स के लिए, माध्यम मीडियम्स के लिए हमने मान लीजिए 50 लाख का बजट रख दिया। अब इस 50 लाख को मुझको रन करना है, यानी कि हमें 50 लाख का 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं उस प्रोडक्ट से हमें उठाना है, जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को भी, क्योंकि 50 लाख तो आपका लग गया, इसके बाद आपके एम्प्लॉयज हैं, आपका रेंट है, मान लीजिए किराए की बिल्डिंग है, आपका जो माध्यम है उसको पैसा देना, तो वो सब पैसा आप कहाँ से देंगे? तो आप वो तो 50,000 चला गया। अब 50,000 जाने के बाद में जो आप बेनिफिट्स लेंगे, आपके एम्प्लॉय है, कंपनी है, मान लीजिए आप 15-15, 20-20 हजार रुपए में एम्प्लॉय को रखते हैं महीने के हिसाब से, तो उनका खर्च निकाल लीजिए, और इसके बाद आपकी कंपनी का जो बेनिफिट्स वो जो आपको मिलेगा तो वो आपका होगा। फिर उसके बाद आपको जो टैक्स देना होगा सरकार को वो भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये जीएसटी एसटी जो भी आपका है, ये रूलेशंस गवर्नमेंट के, उसके अंतर्गत आपको वो भी आपको वहां पर पे करना पड़ेगा। तो ये सब पे करने के बाद में आपने मुनाफा कितना कमाया उसको इंक्लूड करेंगे सारे प्रोडक्ट्स में, कि किस प्रोडक्ट से मुझे कितनी चीजें वहां पर फायदा मिला है। तो जिस प्रोडक्ट से मुझे ज्यादा फायदा मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से और जनता तक पहुंचाऊं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, विज्ञापन नीति का विकास। अब यहाँ पे विज्ञापन नीति का विकास कैसे करेंगे लिख लीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा। विज्ञापन नीति का विकास, डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। लिखिएगा इसके अंतर्गत, विज्ञापन नीति के विज्ञापन नीति के विकास में मुख्यतः माध्यम का चुनाव, मुख्यतः माध्यम का चुनाव एवं विज्ञापन का सृजन किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। अब इसमें एक सब हेडिंग डालिएगा, माध्यम का चुनाव, यानी कि सेलेक्टिंग मीडिया। सेलेक्टिंग मीडिया। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, माध्यम का चुनाव
जिसकी इंग्लिश होगी सेलेक्टिंग मीडिया। हो गई सर।
सॉरी, पैराग्राफ को फिर चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ बना क्या के सर? लिखिएगा। ये लिख लिया था ना, सर्वोत्तम संदेश का अर्थ है विज्ञापन व्यय का अधिकतम प्रतिफल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड सर ये कॉमा है। सर यहाँ नहीं थे। सर आपने हेडिंग दिलवाई है माध्यम का चुनाव। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या? सर अभी कहाँ लिखाया आपने? ओ सेट, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद कैमरा ऑफ हो गया। सर चलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। आपका माइक ऑफ था। सर आपका माइक ऑफ था। अरे एक मेरी वो माइक ऑफ किया था ना, वो फोन आ गया था ना एक बच्चे का, वो एडमिशन के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, उसी चक्कर में ऑफ किया था मैं, फिर भूल गया। और आप लोग भी नहीं बता रहे कि सर आप सर हम लोग तो आवाज लगा रहे थे लेकिन आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, हम लोग क्या करें? अरे तो आवाज कैसे आएगी? आपकी आवाज खुद ही नहीं आ रही थी ना किसी की इधर। आपकी तो देखिए माइक ऑफ भी होता है तो आप लोग की आवाज आती है इधर, लेकिन सर हमारी लेकिन आवाज इधर नहीं है। सर वो बात चलिए तो अच्छा, आपके कोई बात मानते हैं। नहीं। फिर से कोई चलिए ठीक है, ओके, हो जाता है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, फिर से हो जाता। तो हेडिंग था सेलेक्टिंग मीडिया, ठीक है। लिखिएगा इसके अंतर्गत, विज्ञापन प्रबंधक के द्वारा, विज्ञापन प्रबंधक के द्वारा जो बजट, जो बजट, जो बजट निर्धारित किया जाता है, जो बजट निर्धारित किया जाता है, उसी के आधार पर, उसी के आधार पर विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी माध्यम का चयन, माध्यम का चयन करती है, माध्यम का चयन करती है, फुल स्टॉप। पर्याप्त बजट के होने पर, पर्याप्त बजट के होने पर पर्याप्त बजट के होने पर एजेंसी अपनी कार्य कुशलता, अपनी कार्य कुशलता के आधार पर, अपनी कार्य कुशलता के आधार पर सर्वोत्तम माध्यम का चयन करती है, सर्वोत्तम माध्यम का चयन। सर कार्य कुशलता के आधार पर। हाँ, कार्य कुशलता के आधार पर सर्वोत्तम यानी कि उचित, सर्वोत्तम माध्यम का चयन करती है, माध्यम का चयन करती है, फुल स्टॉप। इसी में दूसरी सब हेडिंग डालिएगा, संदेश, ब्रैकेट में लिखिएगा विज्ञापन, संदेश ब्रैकेट में लिखिएगा विज्ञापन, ब्रैकेट बंद, का सर्जन, का सर्जन। इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, क्रिएटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, क्रिएटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज।
कामा इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा इस चीज को कि सर्वोत्तम संदेश का अर्थ है, सर्वोत्तम संदेश का अर्थ है विज्ञापन व्यय का अधिकतम प्रतिफल। विज्ञापन व्यय का अधिकतम प्रतिफल। व्यय का अधिकतम प्रतिफल। फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा विज्ञापन एजेंसी के प्राथमिक कार्यों में विज्ञापन एजेंसी के प्राथमिक कार्यों में से एक है डैश, एक है डैश विज्ञापन संदेश का, विज्ञापन संदेश का निर्माण करना। विज्ञापन संदेश सर का नेटवर्क चला गया था, जरा एजेंसी से बोल दीजिए सर। कहाँ से? विज्ञापन एजेंसी के बाद। ओके, विज्ञापन एजेंसी के प्राथमिक कार्यों में से, प्राथमिक कार्यों में से एक है डैश विज्ञापन संदेश का निर्माण करना। विज्ञापन संदेश का निर्माण करना। फुल स्टॉप। जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए उचित विषय वस्तु और उचित विषय वस्तु और विचार का होना, और विचार का होना अति आवश्यक है। विचार का होना अति आवश्यक है। फुल स्टॉप। यदि संदेश, यदि संदेश उपभोक्ता के व्यवहार को, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला होगा, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला होगा, तो उसका प्रभाव, तो उसका प्रभाव उपभोक्ता पर, उपभोक्ता पर अवश्य रूप से पड़ेगा, अवश्य रूप से पड़ेगा। और वस्तु की मांग व, वस्तु की मांग यानी कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स व बिक्री यानी कि सेलिंग भी बढ़ेगी।
कि सर वस्तु की मांग। व बिक्री, व बिक्री भी बढ़ेगी। फुल स्टॉप। विज्ञापन संदेश में अधिकतर वस्तु की गुणवत्ता, विज्ञापन संदेश में अधिकतर वस्तु की गुणवत्ता, कामा प्रयोग में सुविधा, कामा विशेष छूट एवं एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मुफ्त, यानी कि फ्री, आदि प्रलोभन वाली ज्यादा की जाती है। कामा जो व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित करती हैं, यानी कस्टमर्स की इच्छाओं को प्रभावित करती हैं। फुल स्टॉप। जो व्यक्ति की इच्छाओं को प्रभावित करती हैं। फुल स्टॉप। जैसा कि ऊपर भी अभी हम सबने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो इसमें भी देखिए सिलेक्टिंग मीडिया, दो चीजें थी इसमें, सिलेक्टिंग मीडिया और क्रिएटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज, यानी कि विज्ञापन संदेश का सृजन। ठीक है, तो आपने देखा कि विज्ञापन प्रबंधक यानी कि जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है, मैनेजमेंट जो होता है, डायरेक्टर होता है, तो उसके अनुसार जो बजट निर्धारित किया जाता है, तो उसी के अनुसार जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वो माध्यम का चुनाव करती है। ज़्यादा अच्छा बजट होगा तो वो अच्छे से अच्छे मीडियम्स का प्रयोग करेगी, अदरवाइज मीडियम बजट होगा, लो बजट होगा तो माध्यम भी हमारे लो बजट वाले ही होंगे। तो हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि विज्ञापन बजट सर्वोत्तम, मतलब कि बजट भी सर्वोत्तम हो और जो मीडियम्स हो वो भी एक अच्छा माध्यम हो। दूसरे में यहाँ पे बताया गया है प्रतिफल, अधिकतम प्रतिफल, यानी कि सर्वोत्तम संदेश का अर्थ क्या है? सर्वोत्तम प्रतिफल, यानी कि कहते हैं कर्म कीजिए फल की चिंता
तो कर्म अच्छे होने चाहिए, या सर्वोत्तम प्रतिफल तभी आपको मिलेगा। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करेंगे, बेहतर मीडियम्स का प्रयोग करेंगे, बेहतर लोकेशन का प्रयोग करेंगे, मार्केट्स का प्रयोग करेंगे, अपनी गुणवत्ता को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे, तो बेसिकली कोई उसमें शक नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी आपको आउटपुट देगा। तो इसीलिए कहा गया सर्वोत्तम प्रतिफल, यानी कि अधिक से अधिक जो उसकी लागत है, जो उसमें खर्च हुई है, उससे कहीं अधिक आपको उसका बेनिफिट पाएगा। तो इसमें भी देखिए लास्ट में यहाँ पे कुछ बातें मैंने आपको अभी लिखाई। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मुक्त, ये प्रलोभन है, आदमी को लालच देना, यानी कस्टमर को एक तरीके से लालच दिया गया कि एक बाई 1 गेट 1 फ्री। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका 100 रुपये का है और एक प्रोडक्ट और आपको फ्री मिल जाता है, तो कहने के लिए तो हमने 100 रुपया दिया एक प्रोडक्ट का, लेकिन कितना मिला? 2 प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको एक प्रोडक्ट जब देखें तो 50 रुपीज का पड़ा, कंपेरिजन करेंगे तो एक प्रोडक्ट आपको 50 रुपीज का मिला, तो आपको उसका बेनिफिट्स मिला। कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिला? अधिक से अधिक कस्टमर ने उसको वहां पर परचेस कर लिया। तो आपको बेनिफिट्स मिला कि 100 रुपए के दाम पर 2 चीजें मिल गई, डबल चीज मिली वही चीज, और कंपनी को फायदा क्या हुआ कि उनका प्रोडक्ट्स वहां पर ज्यादा सेल हुआ। देखिए ये एक रिलेशनशिप ही है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है उसमें भी आपको। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वो प्रोडक्ट प्रभावित करने वाला हो और कस्टमर के बीच में अपनी जगह को बना सके, और कस्टमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका भी वो ख्याल वहां पर बेसिक रूप से रख सके। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कैंपेन में 4 चीजें आपने डिस्कस की। पहली थी एनालाइजिंग द मार्केट, दूसरा था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और आपका जो यहाँ पर तीसरा था वो था एडवर्टाइजिंग बजट, और इसके बाद आपका था मीडिया ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्टिंग मीडिया और क्रिएटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज। अभी इसमें थोड़ा सा रह गया है, वो मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करा दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी 1:30 बजे से होगी फोटोग्राफी की, उसका लिंक क्लास एंड होने के बाद में मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो टाइमली सभी लोग उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। थ्योरी को पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो कल की क्लास में आप पहले डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank थैंक यू सर। थैंक यू सर।